नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 7 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी खंड के तत्व। इस लेसन की हमारी 5 क्लास से कंप्लीट हो गई थी, या अपन कह सकते हैं 5 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 6 रहेगा। हम अध्ययन कर रहे थे पी खंड के तत्वों में समूह 15 के तत्वों का, और समूह 15 के तत्वों में हम नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ रहे थे। उनमें हमने नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रोजन गैस यानी डाई नाइट्रोजन का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम इस पार्ट नंबर 6 में नाइट्रोजन का दूसरा महत्वपूर्ण कंपाउंड है अमोनिया, यानी आज अपन इस पार्ट में अमोनिया गैस का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहिए अंत तक। देखो, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अमोनिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। क्या कहेंगे? अमोनिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। अमोनिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। अब देखो, यानी अपन कह सकते हैं कि अमोनिया गैस अल्प मात्रा में वायु व मिट्टी में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के विघटन से प्राप्त होती है। तो अब हम अमोनिया के बनाने की विधि की चर्चा करेंगे, यानी हमारी हेडिंग रहेगी अमोनिया निर्माण की विधियां कह सकते हैं, या अमोनिया बनाने की विधि कह सकते हैं। अमोनिया बनाने की विधियां। तो पहली विधि हमारी कौन सी होगी? पहली विधि होगी नाइट्रोजन युक्त, क्या कहेंगे? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से। देखो, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जैसे बात करूं मैं यूरिया की, यानी यूरिया के द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ये हमारे पास है यूरिया, NH2CONH2, यानी यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यह सबसे पहले अभिक्रिया करेगा जल के साथ, और क्या बनाएगा? यह बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट। ये है अमोनियम कार्बोनेट। ये हमने लिया था यूरिया। अब ये अमोनियम कार्बोनेट विघटित होकर, क्या कहेंगे? विघटित या अपघटित होकर क्या बनेगा? अमोनिया गैस, यानी अपन कह सकते हैं 2NH3, और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। अब देखो, यूरिया कहाँ से प्राप्त होगा? यानी अपन कहेंगे यूरिया जीव जंतुओं के मूत्रों से प्राप्त होता है, यानी जीव जंतुओं के मूत्र में यूरिया उत्सर्जित होता रहता है। यूरिया जल के साथ अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, होल ट्वाइस है अमोनियम कार्बोनेट, और यह अमोनियम कार्बोनेट विघटित होकर अमोनिया गैस देता है। तो ये हमारी पहली विधि हो गई अमोनिया के बनाने की, या अमोनिया प्राप्त करने की पहली विधि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से। दूसरी विधि ले रहा हूं मैं अमोनियम लवणों से। अमोनियम लवणों से
देखो अमोनियम लवण, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसके अलावा अमोनियम सल्फेट NH4 की होल ट्वाइस SO4, ये तो क्या है, ये तो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। यानी अमोनियम लवणों से भी हम अमोनिया गैस बना सकते हैं। कैसे? इन अमोनियम लवणों की अभिक्रिया परबल क्षारों के साथ करवाने पर हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। जैसे पहले हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl, परबल क्षार ले लूँ मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो है अमोनियम क्लोराइड। तो देखो 2NH3 और अपन कह सकते हैं 2H2O और साथ में CaCl2, ये लो। यानी इस अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने करवाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम अमोनियम सल्फेट से भी अमोनिया गैस प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी अभिक्रिया मैं करा दूं कास्टिक सोडा के साथ। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जाएगी 2NH3 2H2O और साथ में 2NaCl, सॉरी Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो देखो हमने अमोनियम लवणों से अमोनिया गैस प्राप्त कर ली। क्या कहा हमने? अमोनियम लवणों की अभिक्रिया परबल क्षारों के साथ करवाने पर हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। यहाँ पर हमने अमोनियम सल्फेट लवण की अभिक्रिया करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। तो ये हमारी अमोनिया बनाने की दो विधियाँ हो गई। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट विधि। देखो नेक्स्ट विधि इंपॉर्टेंट विधि है, हम कहेंगे हेबर विधि। तीसरी जो विधि है वो अमोनिया के निर्माण की मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विधि है, और उसे हम कहते हैं हेबर विधि। अमोनिया के निर्माण की तीसरी विधि हम इसे कहते हैं हेबर विधि। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, या इसे हम कह सकते हैं अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप। देखो अपन कह सकते हैं कि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण हेबर विधि के द्वारा किया जाता है। देखो नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी Fe+MO, और तापमान रहता है 772 केल्विन। तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है और साथ में उष्मा निकलती है।
ये तो रही अमोनिया निर्माण की हेबर विधि की प्रक्रिया, ये अपन कह सकते हैं अभिक्रिया। इसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ Fe+MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में 772 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है और साथ में उष्मा निकलती है। देखो उष्मा निकल रही है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो यानी अपन कह सकते हैं कि हेबर विधि में अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं। बात सीधी सी है कि इस विधि के द्वारा हम मैक्सिमम अमोनिया प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी स्थितियां लागू कर सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं हेबर विधि के द्वारा, हेबर विधि के द्वारा अमोनिया की लब्धि, लब्धि का मतलब मात्रा, अमोनिया की लब्धि बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें, बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें कह सकते हैं या स्थिति कह सकते हैं। यानी इस हेबर विधि के द्वारा हमें अमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा लब्धि प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें लागू करनी होती हैं, उनको हम देख रहे हैं। देखो लसोतेलिए के नियमानुसार अभिक्रिया उस दिशा में संपन्न होगी जिस दिशा में किया गया परिवर्तन नष्ट हो रहा हो। अब देखो आप इस अभिक्रिया को, यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के, यानी कुल 4 मोल अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया के बना रहे हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे दाब बढ़ाऊं तो दाब बढ़ाऊंगा तो इधर दाब कम हो रहा है क्योंकि इधर तो 4 मोल है और इधर 2 मोल है। इसका मतलब उच्च दाब पर यह अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती रहेगी। तो पहली शर्त तो क्या है हमारी, पहली शर्त रहेगी हमारी उच्च दाब, उच्च दाब, और दाब कितना रहेगा 200 एटमॉस्फेयर, यानी 200 वायुमंडलीय दाब। उच्च दाब पर अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी और हमें अधिकतम मात्रा में अमोनिया गैस प्राप्त होगी। दूसरी शर्त कौन सी है, देखो साथ में उष्मा निकल रही है, उष्मा निकल रही है, इसका मतलब है यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका मतलब यहाँ पर हमें ताप निम्न रखना होगा। क्या कहेंगे, हम कहेंगे निम्न ताप, और ताप कितना रहेगा यहाँ पे 770 केल्विन। तीसरी कंडीशन की अपन बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न करवाने पर हमें अमोनिया गैस की अधिकतम लब्धि प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं उत्प्रेरकों की उपस्थिति, क्या कहेंगे, उत्प्रेरकों की उपस्थिति, और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम ले सकते हैं आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3, पोटेशियम ऑक्साइड K2O और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम उत्प्रेरक के रूप में काम में ले सकते हैं। अगली शर्त कौन सी है, यदि हमें अमोनिया गैस की अधिकतम लब्धि प्राप्त करनी है यानी अधिकतम मात्रा, तो हमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता लेनी होगी। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता या अधिक मात्रा, उच्च सांद्रता
बात सीधी सी है, यहाँ पर अभिकारक के अणु यही तो हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अभिकारकों की सांद्रता अधिक होगी तो हमें उत्पाद अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता। अगली शर्त अपन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर अमोनिया उत्पाद के रूप में बन रही है, यदि इस अमोनिया को समय समय पे हटा लिया जाए तो अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होती रहती है। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे बनने वाली अमोनिया को समय समय पर हटाते रहना चाहिए, समय समय पर हटाते रहना चाहिए। तो देखो ये 5 आवश्यक शर्तें हैं जिनके द्वारा हम हेबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस की अधिकतम लब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इन शर्तों को भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है उसका हम नामांकित चित्र देखते हैं कि उसका उपकरण क्या होता है। हमने हेबर विधि की अभिक्रिया देख ली, हेबर विधि में जो आवश्यक शर्तें होती हैं वो देख ली। अब हम हेबर विधि का नामांकित चित्र देख रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखते चले जाएंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि को समझाइए। तो देखो अब हम अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का जो डायग्राम है वो हम देख रहे हैं। देखो डायग्राम कैसा होता है आप समझते चले जाएंगे। यहाँ पर एक चेम्बर होता है, ध्यान से आप समझते चले जाएंगे। देखो यहाँ पर तो हम लेते हैं N2 और H2 गैस, यानी 1:3 में, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 1 आयतन अमोनिया का और 3 आयतन हाइड्रोजन के। अनुपात कितना होगा? 1:3। यह है कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर, यानी ये दाब को उच्च करने का काम करता है। हम इसको कहते हैं
समपीड़ित तर, क्या कहते हैं, समपीड़ित तर, और ये दाब को 200 एटमॉस्फेयर बना देता है। तो इधर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आती हैं, अभिक्रिया करेंगी और इसके अंदर आ जाएंगी। ये एक चेम्बर है, इसे हम चेम्बर कह सकते हैं, और इस चेम्बर में उत्प्रेरक रखे होते हैं। यानी अपन कह सकते हैं उत्प्रेरक, या तो अपन ले सकते हैं Fe2O3 या K2O या Al2O3, यानी ये हैं उत्प्रेरक। अभिक्रिया करेंगे। अब देखो यहाँ पर अमोनिया गैस बनेगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कर अमोनिया गैस बनाएंगे, और कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। तो यानी इधर से अपन कह सकते हैं कि बनने वाली अमोनिया गैस और उसके साथ में अप्रयुक्त, क्या कहेंगे, अप्रयुक्त। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तो कौन सी गैस आएगी, अमोनिया गैस NH3, साथ में अप्रयुक्त नाइट्रोजन गैस और साथ में अप्रयुक्त हाइड्रोजन गैस इस संघनित्र में आ जाती हैं। ये है संघनित्र। क्या है, संघनित्र, यानी इसे हम कहते हैं कंडेंसनर। क्या कहेंगे, कंडेंसनर। वो तो है कंप्रेसर यानी संपीड़ित, ये है संघनित्र। यानी यहाँ पर अमोनिया गैस का अपन कह सकते हैं कि संघनन हो जाएगा। और हमें पता है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस से पहले अमोनिया गैस का क्या हो जाता है, द्रवीकरण, यानी अमोनिया गैस का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है। तो ये यहाँ पर अमोनिया गैस का द्रवीकरण हो जाता है, यानी अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये द्रव अमोनिया है। क्या है, द्रव अमोनिया। अब देखो इस अमोनिया गैस के साथ, यानी अमोनिया गैस तो इस संघनित्र में आके द्रव अवस्था में आ जाएगी, और जो अप्रयुक्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस हैं ये इधर से अपन कह सकते हैं ये क्या है, ये भी संपीड़ितर। ये यहाँ पर क्या है, संपीड़ितर यानी कंप्रेसर। तो अप्रयुक्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस इधर से आती हुई वापस इधर आ जाती हैं, यानी वापस से ये अभिक्रिया में भाग ले लेती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो गैसें हैं ये कौन सी हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अप्रयुक्त। क्या कहेंगे, अप्रयुक्त, यानी जिन्होंने अभिक्रिया में भाग नहीं लिया है, तो ये वापस से आकर अभिक्रिया में भाग ले लेती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है। तो ये हमारा हो गया अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। ये अपन कह सकते हैं अमोनिया निर्माण का हेबर प्रक्रम, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। एक बार वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से हमने नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, किस अनुपात में, 1:3 अनुपात में, यानी 1:3 में। यहाँ पर लगा होता है संपीड़ितर यानी कंप्रेसर। ये भी क्या है, कंप्रेसर। ये कंप्रेसर इन गैसों के दाब को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी उच्च दाब पर ये गैसें इस चेंबर में आती हैं। चेंबर में क्या रखा होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती हैं, और कुछ
अप्रयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी इस संघनित्र में आ जाती हैं। तो अमोनिया गैस तो यहाँ पर पहुँचकर क्या हो जाएगी, संघनित, यानी इस संघनित्र में अमोनिया गैस पहुँचकर वो तो द्रव अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, और जो अप्रयुक्त नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस हैं ये वापस इस संपीड़ित्र से होकर और इधर अभिक्रिया में भाग ले लेती हैं। तो ये प्रक्रम चलता रहता है। तो ये उपकरण है अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का। अच्छे से आप इसको एक दो बार इसका अभ्यास आप करोगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि को नामांकित चित्र सहित समझाइए, तो आपको ये डायग्राम भी आना चाहिए। तो ये तो हुई हमारी अमोनिया बनाने की विधियाँ। अब हमने अमोनिया गैस बना ली है, तो अब हम अमोनिया की संरचना देखते हैं। अमोनिया की संरचना, यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अमोनिया की संरचना। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अमोनिया की संरचना। अमोनिया की संरचना। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। क्या कहेंगे, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था में होता है। अब संकरण sp3 है, इसका मतलब उसकी संरचना कैसी होगी। देखो संकरण के अनुसार तो उसकी संरचना चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसकी वजह से उसकी जो संरचना है वो पिरामिडीय हो जाती है। मैं अमोनिया की संरचना बना रहा हूँ, ये रहा इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसमें 4 sp3 संकरित कक्षक होते हैं, जिनमें से 3 sp3 संकरित कक्षक तो हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, और चौथे sp3 संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं इसके बंध कोण की, यानी संकरण के अकॉर्डिंग बंध कोण होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण इसमें LP-BP प्रतिकर्षण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से घट जाता है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी कर रखी है। यानी अमोनिया में बंध कोण का मान होता है 107 डिग्री, 107 डिग्री। संरचना की बात करें तो हम कह सकते हैं इसकी संरचना एक पिरामिड के समान होती है, यानी हम इसे कहेंगे पिरामिडीय संरचना। क्या कहेंगे, पिरामिडीय संरचना। अगर हम NH बंध लंबाई की बात करें, NH बंध लंबाई, अमोनिया में NH बंध लंबाई होती है 101.1 पिकोमीटर। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमने अमोनिया की संरचना की बात कर ली। क्या बताया हमने
कि अमोनिया में नाइट्रोजन sp3 संकरित अवस्था में होता है। 4 sp3 संकरित कक्षकों में से 3 sp3 संकरित कक्षक तो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा बंधों का निर्माण कर लेते हैं। चौथे sp3 संकरित कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। LPBP प्रतिकर्षण के कारण इसके बंध कोण का मान 160 डिग्री होता है। अमोनिया की संरचना पिरामिडीय होती है और इसमें NH बंध लंबाई 101.1 पिकोमीटर होती है। तो ये अमोनिया की संरचना हुई। अब हम बात करते हैं गुणों की। पहले हम अमोनिया के भौतिक गुणों की चर्चा करते हैं। अमोनिया के भौतिक गुण। पहले अपन चर्चा करेंगे अमोनिया के भौतिक गुणों की और बाद में अमोनिया के रासायनिक गुण। देखो अमोनिया का पहला भौतिक गुण क्या है? अपन कहेंगे कि अमोनिया तीखी गंध युक्त गैस होती है। क्या कहेंगे? अमोनिया तीखी गंध युक्त रंगहीन गैस होती है। क्या कहेंगे? अमोनिया तीखी गंध युक्त रंगहीन गैस होती है। दूसरे भौतिक गुण में हम क्या कहेंगे कि अमोनिया जल में अत्यधिक विलय होती है। क्या कहेंगे? अमोनिया जल में अत्यधिक विलय होती है। अत्यधिक विलय होती है जो जल में विलय होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है जो एक क्षारीय यौगिक होता है। जो एक क्षारीय यौगिक होता है। यानी अपन कह सकते हैं हमारे पास है अमोनिया, ये जल में घुलकर क्या बनाएगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी इसे हम अमोनिया वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया वाटर, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होता है। तो क्या काम ने कि अमोनिया जल में अत्यधिक विलय होती है, जो जल में विलय होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है जो एक क्षारीय यौगिक होता है। अगले भौतिक गुण की बात करते हैं हम। जल की भांति अमोनिया में भी द्रव व ठोस अवस्थाओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अमोनिया के गलनांक की बात करें अपन तो अपन क्या कहेंगे? अमोनिया का गलनांक। क्या कहेंगे?
अमोनिया का गलनांक 195 केल्विन होता है। और अगर इसके क्वथनांक की बात करें तो क्या कहेंगे, अमोनिया का क्वथनांक 239.7 केल्विन होता है। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट अमोनिया के भौतिक गुणों की चर्चा की है। देखो, पहला भौतिक गुण हमने क्या कहा कि अमोनिया तीखी गंध युक्त रंगहीन गैस होती है। अमोनिया जल में अत्यधिक विलय होती है, जो जल में विलय होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो एक क्षारीय यौगिक होता है। यानी अमोनिया प्लस वाटर तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसे हम अमोनिया वाटर भी कहते हैं, अमोनिया जल। फिर हमने क्या कहा कि जल की भांति अमोनिया में भी द्रव्य व ठोस अवस्थाओं में, क्या कहेंगे, द्रव्य व ठोस अवस्थाओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फिर हमने कहा कि अमोनिया का गलनांक 195 केल्विन होता है और अमोनिया का क्वथनांक 239.7 केल्विन होता है। तो ये हुए अमोनिया के भौतिक गुण। अब हम चर्चा करते हैं अमोनिया के रासायनिक गुणों की। अब हम अमोनिया के रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अमोनिया के रासायनिक गुण। अमोनिया के रासायनिक गुण। देखो, अमोनिया के रासायनिक गुणों में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी क्षारीय प्रकृति की। क्षारीय प्रकृति, देखो अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यह अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है। किस प्रकार से, देखो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है। ये हमारे पास है अमोनिया गैस, अभिक्रिया करेगी ये अम्ल के साथ, तो क्या बनाएगी, NH4Cl, यानी अपन कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड लवण है NH4Cl। अब हम बात करते हैं अगले अम्ल की। अमोनिया H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगी, अमोनियम सल्फेट, यानी NH4 की होल ट्वाइस SO4। ये है अमोनियम सल्फेट। क्या है, अमोनियम सल्फेट। इसी प्रकार अमोनिया एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसके साथ अभिक्रिया करके CH3COONH4, यानी अमोनियम एसीटेट का निर्माण करती है। अमोनियम एसीटेट। तो हम क्या कह सकते हैं कि अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है, जो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है। अमोनिया HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड बनाती है। अमोनिया H2SO4 के साथ अमोनियम सल्फेट बनाती है। अमोनिया एसिटिक अम्ल के साथ अमोनियम एसीटेट बनाती है। ये तो हुई इसकी पहली रासायनिक अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं अमोनिया जल की।
देखो अभी हमने देखा था NH4OH, अमोनिया जल। यानी अपन कह सकते हैं सेकंड नंबर में कि अमोनिया जल धातु लवणों को उनके धातु हाइड्रोक्साइडों, समझना बात को, धातु हाइड्रोक्साइडों में अवक्षेपित कर देता है। अमोनिया जल धातु लवणों को उनके धातु हाइड्रोक्साइडों में अवक्षेपित कर देता है। अवक्षेपित कर देता है। देखो किस प्रकार से करता है। हम बात करें धातु लवण की, मेरे पास है धातु का लवण ZnSO4 प्लस अमोनिया जल की बात कर रहे हैं यानी NH4OH। ये क्या करेगा, ये इस धातु लवण को धातु हाइड्रोक्साइड में अवक्षेपित कर देगा। यानी क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnOH की होल ट्वाइस, यानी ये है जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया। साथ में देखो क्या बनेगा, अपन कह सकते हैं जिंक सल्फेट है, यानी अपन यहां पर ZnCl2 ले सकते हैं। ये भी एक धातु लवण ही है। तो देखो साथ में क्या निकलेगा, 2NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यहां पर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं FeCl3 की। देखो FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, धातु का लवण है, इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं अमोनिया जल के साथ, यानी NH4OH3। क्या बनेगा, देखो यहां पर बनेगा हाइड्रोक्साइड FeOH की होल थ्राइस, यानी ये क्या है, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड। और साथ में अपन कह सकते हैं हमारे पास बनेगा यहां पे NH4Cl, 3NH4Cl। अब देखो अपन जिंक का सल्फेट लें तो देखो क्या बनेगा, जिंक का सल्फेट लेने पे बनेगा NH4OH। दो ले लें अपन तो क्या बनेगा, एक तो ZnOH की होल ट्वाइस, और अब बनेगा हमारे पास अमोनियम सल्फेट NH4SO4, NH4 की होल ट्वाइस, यानी ये बन गया अमोनियम सल्फेट, और ये जिंक हाइड्रोक्साइड। बात सीधी सी ये है, हम कह रहे हैं कि अमोनिया जल धातु लवणों को, ये धातु के लवण है ZnCl2, FeCl3, ZnSO4, तो धातु लवणों को धातु हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित कर देता है। अब देखो ये जो बना ना फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आगे विघटित हो जाएगा, और यह विघटित होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 अपन कह सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड आगे विघटित होकर Fe2O3 का निर्माण करता है। यानी
Fe2O3.X H2O का भूरा अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। तो ये रही अमोनिया की दूसरी अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की। देखो नेक्स्ट अभिक्रिया में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। क्या कहेंगे हम, देखो थर्ड हम कहेंगे अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षार की भांति, क्या कहेंगे, यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है तथा धातु आयनों के साथ अभिक्रिया कर, इंपॉर्टेंट बात आ रही है भाई, तथा धातु आयनों के साथ अभिक्रिया कर, धातु आयनों के साथ अभिक्रिया कर उपसहसंयोजक, क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। स्टार लगा के आप इस पॉइंट को लिखेंगे। क्या कहा हमने कहा कि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है तथा धातु आयनों के साथ अभिक्रिया कर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। देखो बात सीधी सी ये है, अमोनिया अपने लोन पेयर को दान करके यानी दाता की भांति कार्य करके धातु आयनों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है। देखो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास है AgCl प्लस 2NH3, देखना धातु आयन है यहाँ पे Ag प्लस, AgNH3 की होल ट्वाइस, और ये बन गया उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। इस उपसहसंयोजक यौगिक में अमोनिया यहाँ पर लिगेंड की भांति कार्य कर रही है और इस धातु आयन को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके इस धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लें अपन, CuSO4 प्लस 4NH3, CuSO4 प्लस 4NH3, तो क्या बनेगा, CuNH3 की होल 4 और बार क्या रहेगा SO4, यानी ये भी क्या है, ये भी एक उपसहसंयोजक यौगिक है। और इस उपसहसंयोजक यौगिक में भी अमोनिया लिगेंड की भांति कार्य करती है, यानी यह अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस धातु आयन को प्रदान कर इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये हमारी अमोनिया के रासायनिक गुण हुए। अब हम लास्ट में अमोनिया के उपयोगों की चर्चा करते हैं कि अमोनिया के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो अब हमारी अंतिम हेडिंग क्या रहेगी, अमोनिया के उपयोग। अमोनिया के उपयोग।
यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अमोनिया के उपयोग, अमोनिया के उपयोग। देखो पहला उपयोग अपन ले सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, क्या कहेंगे, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में। दूसरा अपन कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में, नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में। अब देखो नाइट्रोजनी उर्वरक कौन कौन से होते हैं, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखें, हम कह सकते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 की होल ट्वाइस SO4। इसके अलावा अपन कह सकते हैं अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट यानी NH4 की होल थ्राइज PO4। इसके अलावा अपन कह सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। इसके अलावा अपन कह सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट यानी NH4 की होल ट्वाइस CO3। इसके अलावा यूरिया, यूरिया भी क्या है, एक नाइट्रोजनी उर्वरक है NH2CONH2। तो ये मैंने कुछ क्या लिखे हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक, इनके निर्माण में भी अमोनिया का उपयोग होता है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट और यूरिया। इसके अलावा अपन कह सकते हैं नेक्स्ट उपयोग अमोनिया का, अपन कह सकते हैं द्रव अमोनिया का उपयोग, क्या कहेंगे, द्रव अमोनिया का उपयोग प्रशीतक यानी तापमान कम करने में, प्रशीतक के रूप में, द्रव अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो ये हमारे अमोनिया के उपयोग हुए। यानी हमारा जो अमोनिया गैस का टॉपिक था इस आज के वीडियो का, वो हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अमोनिया के बनाने की विधि हमने देखी है, अमोनिया की संरचना हमने देखी है, अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है उसका हमने डिटेल से अध्ययन किया है, और अमोनिया के भौतिक रासायनिक गुणधर्म देखे हमने, और अंत में हमने अमोनिया के उपयोग देखे। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारा इस आज के वीडियो का जो अमोनिया गैस का टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।